हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर चुके होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की होने वाली है। सेमेस्टर 2 में जो आपकी हिस्ट्री है, हम उस हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है भारत का इतिहास 300 CE से 1200 CE। देखिए, इसके ऑलरेडी मैं आपको यूनिट 1 कवर करवा चुकी हूँ और हमारी यूनिट 2 चल रही है। यूनिट 2 का मैंने पार्ट 1 बना दिया है, पार्ट 2 हो गया है, आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है। क्योंकि देखिए, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसीलिए मैंने इसे पार्टों में बनाया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर आपने इस यूनिट के लास्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें चेकआउट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देरी करे आप हमारे चैनल को विजिट करके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं ताकि आप अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से कर पाएँ। तो लास्ट जहाँ हमने पार्ट 2 छोड़ा था वहीं से अब हम आगे पार्ट 3 की कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारी यूनिट नंबर 2 है और इसका नाम है गुप्त और वकाटक प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक विकास। यानी हम मेनली इसमें गुप्त और वकाटक जो साम्राज्य हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, उनके प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक विकास के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली थी, अब कुछ चीज़ें बची हैं जो कि हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था हमारा सामाजिक आर्थिक बदलाव। कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में भारतीय समाज में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। यानी गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद में बहुत सारे हमारे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हम देख सकते हैं भारतीय समाज में। ठीक है, यह परिवर्तन सामाजिक संरचना, आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रभावित करने वाले थे। यहाँ हम इन परिवर्तनों पर विस्तार से समझेंगे। यानी देखिए, ये जो परिवर्तन थे ये भारतीय सामाजिक संरचना को, आर्थिक व्यवस्था को और जो हमारी संस्कृति थी, प्रथाएं थी, उनको प्रभावित कर रहे थे। किस तरह से, पहले हम देखेंगे सामाजिक बदलाव कि हमारे समाज में क्या क्या बदलाव हो रहे थे। तो पहला हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था और जाति सम्मिश्रण। यानी किस तरह से जो वर्ण व्यवस्था थी और जाति सम्मिश्रण हो रहा था, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत आप लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे परंपरागत इतिहास लेखन में गुप्त और गुप्तोत्तर काल में वर्ण व्यवस्था के चतुर्विध विभाग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को परिक्षेपित किया गया है। यानी देखिए, गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में जो हमें चीज़ें मिली है, अभिलेख वगैरह, उनसे हमें पता चलता है कि पूरे ही समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला हमारा ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य थे और चौथे जो होते थे वो शूद्र होते थे। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में जाति सम्मिश्रण, वर्ण संकर और शूद्रों के उदय ने सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। और कुछ जो आधुनिक विद्वान हैं उनका मानना है कि इस टाइम पे जो जाति सम्मिश्रण था वो हो गया था, शूद्रों के उदय ने सामाजिक संरचना को एक तरह से प्रभावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कली युग का प्रभाव। किस तरह से इस काल को कली युग के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें विदेशी आक्रमणों, अस्थिरता, सामाजिक तनाव और संघर्ष बढ़ गया। यानी देखिए, इस टाइम पे जब हमारी जो विदेशी आक्रमण है वो बढ़ गए थे, सामाजिक जो तनाव है वो बढ़ गया था, संघर्ष बढ़ गया था, तो इस टाइम को कलिंग युग के नाम से जाना गया। ब्राह्मण और शूद्रों के बीच वैमनस्य बढ़ा और समाज में भेदभाव का प्रभाव बढ़ गया। यानी देखिए, जो ब्राह्मण हैं और जो शूद्र हैं उनके बीच में और ज़्यादा भेदभाव या फिर टकराव जो था वो बढ़ने लगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्राह्मणीकरण। वकाटक और पल्लव वंशों के शिलालेखों में कहा गया है कि उन्होंने कलिंगों के विरुद्ध एकजुट
एकजुटता दिखाई। यानी देखिए जो वाकाटक और पल्लव वंश थे, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, उनके अभिलेखों से या फिर शिलालेखों से पता चलता है कि उन्होंने कलिंग युग के विरुद्ध एकजुटता दिखाई थी। गांवों के ब्राह्मणीकरण के सामाजिक व्यवस्था का संकेत मिलता है। शासकों ने चौथी सदी के कलयुग को व्यवस्थित करने के लिए वर्ण व्यवस्था के कठोर नियम लागू किए। यानी देखिए इन्होंने चौथी शताब्दी में जो कलियुग चल रहा था उसको व्यवस्थित करने के लिए कड़े कानून, कड़े नियम बनाए गए थे, ताकि ये जो कलयुग आया था उसको ख़त्म किया जा सके, उसको समाप्त किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे भूमि अनुदान और सामाजिक संरचना, यानी किस तरह से यहाँ भूमि अनुदान और सामाजिक संरचना थी। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे भूमि अनुदान ने एक नए प्रकार के सामाजिक ढांचे को जन्म दे दिया। ब्राह्मणों, मंदिरों और मठों को दिए गए अनुदानों ने इन्हें सशक्त बनाया, जिससे राजाओं और कृषकों के बीच भूधारी मध्यस्थता का उदय हो गया। यानी देखिए जो भी भूमि दान दी जाती थी, भूमि दान सिर्फ ब्राह्मणों, मंदिरों और मठों को ही दी जाती थी, जिसकी वजह से ये शक्तिशाली होने लगे, इनके पास शक्ति आने लगी, शक्ति अर्जित करने लगे, जिसकी वजह से आम जनता हो गई, कृषक हो गए, इनके बीच में टकराव और राजा के बीच में टकराव जैसी स्थिति पैदा होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे श्रेणीकृत समाज। किस तरह से श्रेणीकृत समाज है? भूमि अनुदान से एक श्रेणीबद्ध ग्रामीण समाज का निर्माण हुआ, जो वर्ण व्यवस्था से अलग था। क्योंकि देखिए अब जो समाज था वो श्रेणीकृत हो गया, एक तरह से श्रेणी बन गई, जो कि वर्ण व्यवस्था से भी अलग था। महामंडलिक, मंडलिक, मंडलेश्वर और महासामंत जैसी श्रेणी ये उभरी। यानी देखिए ये जो श्रेणी थी या ये जो पद थे वो अब उभरने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कलियुग का भय। कलियुग का भय किस तरह से? कलियुग के भय ने समुदायों को अपने क्षेत्रों की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा था अगर हम इन लोगों को ज़्यादा परेशान करेंगे तो ये कलियुग की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, यह क्षेत्र पहली बार राज्य निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहे थे और पहली बार ही राज्य निर्माण जैसी प्रक्रिया यहाँ हो रही थी, वरना पहले सिर्फ सब अपना अपना सोचते थे कि अपना अपना भला हो जाए, राज्य को छोड़ो, राज्य साइड में कर देते थे, सिर्फ अपना अपना भला देखते थे। इस तरह से ये चीज़ें होती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जातियों का उदय। किस तरह से जातियों का उदय हो रहा था, इसमें आप लिखेंगे इस काल में जातियों का भारी संख्या में उदय हुआ। यह जातियाँ ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में मध्य एशिया और आर्थिक विशेषज्ञों, कबीलों और अप्रवासियों के समावेश से उत्पन्न हुई। यानी देखिए अब इस टाइम पे जो जाति व्यवस्था थी उसका बहुत बड़ी संख्या में उदय हो रहा था। ये ब्राह्मणवादी हो गए या फिर विशेषज्ञ हो गए, कबीले वाले लोग हो गए, इनकी वजह से ये जो जाति वगैरह थी इनका उदय हुआ। ठीक है, दास वर्ग आमतौर पर निम्न जाति और अस्पृश्य से आते थे। यानी जो दास होते थे या तो वो निम्न जाति के होते थे या फिर वो लोग होते थे जो अस्पृश्य माने जाते थे, जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता था। धर्मशास्त्रों के दासों की विस्तृत चर्चा की गई और उनके श्रमों के अधिक उद्योग का संकेत दिया गया। कृषि कार्यों में बंधुआ मजदूर, किराए के मजदूर और बाल श्रम करने वाले श्रमिक थे। यानी देखिए कृषि कार्य के लिए भी मजदूरों को या फिर बंधुआ मजदूर हो गए, किराए के मजदूर हो गए, या फिर बाल जो श्रम होता था, बच्चों से जो कार्य किया जाता था, ऐसी चीज़ें होती थी। ठीक है, अब हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति। यानी इस टाइम में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे साहित्य और कला में महिलाओं की आदर्शकृत रूप से दर्शाया गया है, लेकिन वास्तविकता में उनकी स्थिति सीमित थी। यानी देखिए अगर हम साहित्य और कला की बात करें तो महिलाओं की जो स्थिति थी वो आदर्शपूर्ण दिखाई गई है, लेकिन वास्तव में उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा सीमित थी। उच्च वर्ग की महिलाओं को सीमित शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी, लेकिन वह पेशेवर विशेषज्ञता प्राप्त नहीं कर सकती थी। यानी देखिए शिक्षा का अधिकार तो था, लेकिन सिर्फ उच्च वर्ग की महिलाओं को, और उच्च वर्ग की जो महिलाएं होती थी वो भी कोई भी शिक्षा हासिल कर सकती थी, लेकिन कोई भी पेशेवर शिक्षा हासिल नहीं कर सकती थी। पेशेवर का मतलब है जिसमें हम नौकरी कर सकें या फिर कोई एक ऐसे पेशा जैसे कि लॉयर का पेशा हो गया, इस तरह से वो कोई भी पेशेवर ज्ञान जो है वो हासिल नहीं कर सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संपत्ति और विरासत। किस तरह से संपत्ति और विरासत थी? महिलाओं की संपत्ति और विरासत पर सीमित अधिकार था, जो जाति और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग था। यानी देखिए महिलाओं की जो संपत्ति होती थी
थी या विरासत पर जो अधिकार होता था वो एक तरह से सीमित था, और हर जाति और हर क्षेत्र में अलग अलग सिचुएशन थी। ऐसा नहीं है सबके बराबर हो, नहीं, हर जगह ये चीज़ अलग अलग होती थी। अब हम देखेंगे सती प्रथा। सती प्रथा किस तरह से इस काल में सती प्रथा का उदय हुआ। विधवाओं को कठोर संयम का जीवन जीना पड़ता था और कुछ मामलों में उन्हें अपने पति की चिता पर आत्मदाह करने की अपेक्षा की जाती थी। यानी देखिए यहाँ पर ही आकर जो सती प्रथा है वो प्रचलित हो गई। विधवाओं के लिए बहुत ज़्यादा कठोर तरह से जीवन जीना अनिवार्य हो गया, और कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन होती थी कि विधवाओं से ये माना जाता था या ये सोचा जाता था कि वो अपने पति के साथ ही जल जाएं, चाहे वो चाहें या न चाहें। इस बात को सती प्रथा का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य 510 ईस्वी एरण के शिलालेखों में मिलता है। यानी जो एरण शिलालेख है उसमें पहली बार सती प्रथा का पता चला है, जो कि हमारा 510 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे आर्थिक बदलाव कि यहाँ कौन कौन से आर्थिक बदलाव हो रहे थे। ठीक है, आर्थिक बदलावों में हम देखेंगे कृषि व्यवस्था में परिवर्तन। किस तरह से कृषि व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे थे, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे भूमि अनुदान। गुप्त काल में भूमि अनुदान की प्रथा शुरू हुई। धार्मिक और धर्मेतर लाभार्थियों को भूमि दी जाती थी, जिससे कृषि का विस्तार हुआ। ब्राह्मणों को दी गई भूमि अक्सर बंजर या जंगली होती थी, जिससे वह कृषि योग्य बनाते थे। यानी देखिए इस टाइम पे जो भूमि अनुदान था वो बढ़ रहा था, और भूमि जो अनुदान दी जाती थी या तो वो धर्म के लिए दी जाती थी या धर्मोत्तर लाभार्थियों को दी जाती थी, तो जो धर्म से ही रिलेटेड होते थे, और ये खासकर कृषि के लिए दी जाती थी। और जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी उन्हें वो बंजर भूमि या फिर जंगली भूमि दी जाती थी अनुदान में, क्योंकि देखिए ब्राह्मण जो थे वो ज्ञान हासिल करने वाले थे, उन्हें पता था कि किस तरह से वो भूमि को बंजर से सही कर सकते हैं, इसीलिए हमेशा उन्हें बंजर भूमि दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि विस्तार। किस तरह से ब्राह्मणों के देशीय और तकनीकी ज्ञान के कारण कृषि का व्यापक विस्तार हुआ। कृषि प्राशर जैसी पुस्तकों में कृषि के तरीकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी देखिए ब्राह्मणों की ज्योतिष या फिर तकनीकी ज्ञान की वजह से कृषि में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ी। और कृषि पराशर जैसी जो बुक्स हैं उसमें पूरी ही तरीके से या ये कहें डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कबीलाई समाज और कृषिकरण की किस तरह से कबीलाई समाज और कृषिकरण बढ़ने लगा। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आप लिखेंगे मध्य भारत, उड़ीसा, असम, पश्चिम और दक्षिण भारत के कबीलाई समाज का कृषिकरणीय हुआ। यानी अब ये लोग भी कृषि करने लगे थे। ब्राह्मणों ने कबीलों के एक वर्ग को कृषि कार्य में संलग्न कर लिया, यानी उन्हें एक कबीले को सिर्फ उन्होंने कृषि कार्य में मिला लिया था ताकि वो लोग भी कृषि सीख सकें। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आर्थिक लाभ। इस प्रक्रिया से समाज और राज्य को दो आर्थिक लाभ हुए। पहला, अधिक कृषि योग्य भूमि पर खेती होने लगी, जिससे ग्रामीण समाज का विस्तार हुआ। दूसरा, कबीलाई समाज ने श्रमों का उपयोग कृषक जंगल और खनन कार्यों में किया गया। यानी देखिए अब देखिए इससे दो तरह से राज्य को आर्थिक लाभ हो रहे थे। पहला कि सभी पूरे जो क्षेत्र था उसमें कृषि होने लगी और सभी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो रहा था। दूसरा लाभ ये था कि कबीलाई जो क्षेत्र थे वो भी अब कृषि करने लगे और जो जंगल थे, खनन था, ये कार्य में वो भाग लेने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट आप हम देखेंगे शहरी पतन और व्यापार। किस तरह से शहरी पतन हुआ और व्यापार हुआ, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे गुप्त काल के अंत में शहरी केंद्रों का पतन हो गया। यानी जो शहरी केंद्र था उनका पतन होने लगा। शहरों के भरण पोषण के लिए कृषि उत्पादन की कमी और पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसे निर्जलीकरण और वनों की कटाई ने इस पतन को तेज कर दिया। यानी देखिए जो शहरीकरण था उसमें जो भरण पोषण है यानी खाने योग्य चीज़ें हैं वो ख़त्म होने लगी, कृषि उत्पादन की कमी होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वापस वो लोग गाँवों की तरफ आ गए। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो शहरीकरण है उसकी गतिविधि जो थी वो यही कहें उसकी जो प्रक्रिया थी वो धीमी हो गई। अब हम देखेंगे व्यापार। वाणिज्यिक गतिविधियों में गिरावट आई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में व्यापार जारी रहा। यानी देखिए वाणिज्यिक जो गतिविधि थी, जो व्यापार वाली गतिविधि थी, उनमें गिरावट तो आई थी लेकिन कुछ क्षेत्रों के साथ अभी भी व्यापार जारी रहा था। गंगा की घाटी में नए शहर विकसित हुए, जबकि
कन्नौज अपनी समृद्ध कृषि अर्थव्यवस्था के कारण फला फूला रहा। यानी देखिए जो गंगा की घाटी थी वहाँ कुछ नए शहर भी विकसित हुए, लेकिन जो कन्नौज है वो अपनी विस्तृत जो अर्थव्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से ये फला फूला रहा। यहाँ कोई भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामुदायिक व्यापार किस तरह से पूर्वी तट के पतन के माध्यम से उत्तरी भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया के बीच व्यापार हुआ था। यानी पूर्वी तट के पतन के कारण ही जो मध्य और उत्तरी भारत और पश्चिमी एशिया है वहाँ पर व्यापार होने लगा। पश्चिमी घाट के पतन पूर्वी भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करते थे, यानी ये सब आपस में व्यापार करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिल्प और उद्योग किस तरह से शिल्प और उद्योग था। पहला आप इसमें लिखेंगे धातु कम्र, सोना तांबा और लोहे का खनन जारी रहा। लोहा स्तंभ दिल्ली के महरौली में, जो कि आपने देखा भी होगा, जो हमारा कुतुब मीनार है उसी के पास में है लोहा स्तंभ, महरौली में ही। इस काल की धातु कम्र की उत्कृष्टता का प्रतीक है, क्योंकि देखिए ये जो है लोहा स्तंभ ये धातु कम्र की उत्कृष्टता का प्रतीक के रूप में हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये भी तभी का है और बहुत पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वस्तु उद्योग। वस्तु उद्योग किस तरह से रेशम, मलमल, सूती वस्त्र, ऊन और कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। पश्चिम भारत रेशमी बुनाई का प्रमुख केंद्र था, यानी पश्चिम भारत में जो रेशमी बुनाई थी वो होने लगी, और इस टाइम पे रेशम हो गया, मलमल हो गया, सूती वस्त्र हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, इन सभी का बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिल्प संघ। शिल्प संघ किस तरह से शिल्प संघ मामलों के उत्पादन और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। इन संघों के अपने नियम और कानून होते थे, यानी जो शिल्प संघ होता था वो व्यापार में, उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते थे, लेकिन इन संघों के अपने अपने नियम और कानून होते थे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक पूरा ही चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम निष्कर्ष, क्या आप निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं और किस तरह से हम इसके निष्कर्ष देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। किस तरह से किया था यह भी हमने देखा कि किस तरह से जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन थे उन्होंने भारतीय काल को गहराई से प्रभावित किया था। वर्ण व्यवस्था और जाति सम्मिश्रण ने सामाजिक संरचना को बदल दिया, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं थी ये समाज को परिवर्तित करने या समाज को बदलने में महत्वपूर्ण रोल निभा रही थी, जबकि भूमि अनुदान और कृषि विस्तार ने आर्थिक व्यवस्था को नया आकार दिया, क्योंकि भूमि अनुदान की वजह से ही और कृषि विस्तार की वजह से ही जो अर्थव्यवस्था थी वो बदल रही थी। शहरी पतन और व्यापार में गिरावट के बावजूद शिल्प और उद्योगों ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। और देखिए जो शहरीकरण है वो बिल्कुल खत्म हो गया था, व्यापार भी बहुत कम था, लेकिन जो हमारा शिल्प था, उद्योग था, अर्थव्यवस्था को इन्हीं ने ही संभाला। यह परिवर्तन गुप्त साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि के साथ साथ उनके पतन के कारण भी बने, क्योंकि यही कारण थे कि जो गुप्त साम्राज्य है वो पतन की ओर गया। अब हम देखेंगे धार्मिक जीवन, कि धार्मिक जीवन यहाँ का कैसा था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन में आप लिखेंगे गुप्त काल को भारतीय इतिहास में धार्मिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है या माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो धर्म था वो एक तरह से पुनर्जीवित हो रहा था। इस दौरान ब्राह्मणवाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धार्मिक का विकास हुआ। यानी इस काल में हम ब्राह्मणवाद का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का और अन्य भी जो धर्म है उनका विकास देख सकते हैं। साथ ही नई धार्मिक विश्वासों और पूजा पद्धतियों का उदय हुआ। यहाँ हम गुप्त काल के धार्मिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। अब कौन कौन से ऐसे पहलू थे जो हमें समझने चाहिए, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला हम देखेंगे ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे गुप्त काल को ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण का काल माना जाता है। इस दौरान ब्राह्मण धर्म के अनेक विश्वास और अनुष्ठान फले फूले, यानी इस टाइम पे जो ब्राह्मण धर्म था वो एक तरह से फल फूल रहा था, या फिर इसके जो अनुष्ठान थे वो और ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब इसमें आगे आप लिखेंगे पौराणिक धर्म का उदय। शैव, वैष्णव, शक्त, गणेश और सूर्य की पूजा पौराणिक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। यानी देखिए इस टाइम पे आते आते जो शिव जी हैं, वैष्णव जी हैं, गणेश जी हैं और सूर्य देव हैं, इन सभी की पूजा बढ़ने लगी थी। गुप्तोत्तर काल में सूर्य पूजा गुजरात तक सीमित हो गई और धीरे धीरे लुप्त हो गई। यानी देखिए गुप्तोत्तर काल आते आते जो सूर्य देव की पूजा है वो सिर्फ गुजरात तक ही सीमित रह गई।
और धीरे धीरे वो लुप्त भी हो गई। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अंतर्गत आप लिखेंगे प्रभाव और प्रसार। बौद्ध धर्म अभी भी उपमहाद्वीपों के कुछ भागों में प्रचलित था, लेकिन यह अन्य धर्मों की पूजा अनुष्ठानों से प्रभावित हो रहा था। बौद्ध धर्म ने अनुयायी भारत की सीमाओं से बाहर मध्य एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए थे। यानी देखिए, ये जो बौद्ध धर्म है ये अभी हम उपमहाद्वीप में देख सकते हैं, और ये अन्य धर्मों से प्रभावित होकर जो पूजा पाठ है उसको बढ़ा रहा था। और देखिए, जो बौद्ध धर्म है उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए चीन हो गया, एशिया हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, ऐसी जगहों पर जाना और बौद्ध धर्म को फैलाना शुरू कराया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बंजरयान संप्रदाय। बौद्ध धर्म पर तांत्रिक प्रभाव के कारण बंजरयान संप्रदाय का उदय हुआ। यानी बौद्ध धर्म पर जो तांत्रिक प्रभाव था उसी के कारण बंजरयान जो समुदाय है उसका उदय हुआ। इसका केंद्र पूर्वी भारत में था। बंजरयान ने नारी प्रतिरूप के रूप में तारों की पूजा को जन्म दिया। यानी देखिए, ये जो समुदाय था इन्होंने नारी के रूप में जो तारे होते हैं उनकी पूजा को जन्म दिया, या ये कहे नारी के रूप में तारों की पूजा की जाने लगी इसमें। अब आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे पतन के 7वीं सदी तक बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। हिंसुआन ने बौद्ध गया और सारनाथ जैसे स्थानों में बौद्ध धर्म में हास के लक्ष्य देखे। बंगाल के शासक शंशाक जैसे राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रति विशेष विद्वेष दिखाया। यानी देखिए, हिंसुआंग जो थे उन्होंने सारनाथ और बोध गया में जो बौद्ध धर्म है उसके खत्म होने के लक्ष्य देखे, और बंगाल के कुछ शासकों ने इसके प्रति अपनी विद्वेष भी दिखाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं 7वीं शताब्दी आते आते जो बौद्ध धर्म है वो पतन की ओर चलने लगा था। ठीक है, अब हम देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के अंतर्गत हम देखेंगे समर्थन और संरक्षण। किस तरह से जैन धर्म को पश्चिमी भारत के व्यापारी समुदायों के समर्थन मिला। कर्नाटक और दक्षिण भारत में राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। यानी हम कह सकते हैं यहाँ जो जैन धर्म था उसे पश्चिमी जो व्यापारी समुदाय उनका समर्थन मिला, और कर्नाटक और दक्षिणी भारत में भी इसे समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जैन संगीति। 6वीं शताब्दी के आरंभ में दूसरी जैन संगीति वल्लभी में आयोजित की गई, जिससे जैन सिद्धांतों को परिभाषित किया गया। यह सिद्धांत आज भी प्रचलित है। यानी जो दूसरी समिति थी इसमें जो जैन के सैद्धांतिक सिद्धांत हैं उनको परिभाषित किया गया था, और ये आज भी प्रचलित है या आज भी इन्हें फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के अंतर्गत आप लिखेंगे जैनों ने महावीर और अन्य तीर्थकारों की मूर्तियों की एक श्रृंखला विकसित की। इन मूर्तियों में सीधे खड़े या पालती मारकर बैठे हुए तीर्थकारियों की आकृतियां शामिल थी। यानी इस टाइम पे अब मूर्तियां बनने लगी और मूर्ति पूजा की तरफ ये बढ़ने लगे। मूर्ति पूजा में या तो मूर्ति सीधी खड़ी होती थी या फिर पालती मारे बैठे तीर्थकारियों की होती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संस्कृत भाषा का प्रसार। किस तरह से संस्कृत भाषा का प्रसार हुआ, इसमें आप लिखेंगे संस्कृत भाषा का उपयोग बढ़ गया और यह अनेक क्षेत्रों में श्रेष्ठ जनों प्रतिष्ठामूलक भाषा बन गई। हालांकि इसके कारण धार्मिक उपदेशों के विशेष समुदायों में कमी आ गई। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे कबीलाई समाज का धार्मिक प्रभाव। यानी जो कबीलाई समाज होते थे उनके धार्मिक प्रभाव किस तरह से थे, तो इसमें आप लिखेंगे कृषि करणीय कबीलाई समाज के कारण आदान प्रदान की लंबी प्रक्रिया के कारण उनके महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। यानी हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो कबीलाई समाज के अंतर्गत देख सकते हैं। ब्राह्मणों ने कबीलाई सरदारों को कृषि कार्य में लगाया और उन्हें जातीय श्रेणी विभाजन और अनुष्ठानों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। और जो ब्राह्मण थे उन्हीं की वजह से जो कबीलाई समुदाय थे या फिर कबीलाई जो लोग थे वो कृषि कार्यों में लगे और उन्हें भी जातीय श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया या जातीय श्रेणियों के बारे में उन्हें बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे देवी पूजा और तांत्रिकवाद। इसके अंतर्गत आप देखेंगे देवी पूजा। गुप्तोत्तर काल में देवी पूजा का महत्व बढ़ गया। देवियों को प्रजनन क्षमता और ऊर्जा की स्रोत माना जाता था। देवी की पूजा से जुड़े अनेक मिथक देवी महात्म्य में मिलते हैं। यानी देखिए यहाँ पर अब देवी पूजा जो थी वो बढ़ने लगी थी और देवियों की पूजा उनके प्रजनन और ऊर्जा शक्ति के आधार पर की जाती थी, और यहाँ और भी बहुत सारे मिथ इनके मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तांत्रिकवाद। देवी पूजा ने तांत्रिकवाद को जन्म दिया।
योगिनियों को समर्पित मंदिरों में देवियों की पूजा की जाती थी। यह योगिनियों ऐन्द्राजलिक शक्तियों से युक्त मानी जाती थी। यानी देखिए जो देवी थी, देवीय जो पूजा थी उसने तांत्रिकवाद को जन्म दिया और ये जो देवीय पूजा थी ये फिर मंदिरों में की जाने लगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शक्ति शस्क पूजा। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे शक्ति शस्क पूजा अनेक धार्मिक पंथों के मूल विश्वास बन गई थी। पुरुष देवताओं की सहधर्मिणियों जैसे लक्ष्मी, पार्वती, काली, दुर्गा की अलग से पूजा की जाती थी। यानी देखिए इस काल में क्या हुआ, जो पूजा थी महिलाओं की वो तो की जाती थी, लेकिन कुछ ऐसे पुरुष थे जिनकी जो पत्नियां हैं उनकी भी पूजा की जाती थी। जैसे कि लक्ष्मी देवी की पूजा हो गई, पार्वती जी की पूजा हो गई, काली की पूजा हो गई और दुर्गा माँ की पूजा हो गई। इस तरह से इन सभी की पूजा की जाने लगी। अब हम आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे प्रतिमान पूजा और भक्ति आंदोलन। किस तरह से इसके अंतर्गत आप लिखेंगे प्रतिमा पूजा का केंद्र बन गई और अनेक वैदिक यज्ञों का स्थान ले लिया। वैदिक अनुष्ठानों में पुरोहित की भूमिका कम हो गई और भक्ति पौराणिक धर्म का सबसे व्यापक रूप बन गई थी। ठीक है, इस टाइम पे ये सारी चीजें हो रही थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। अलवार और नैनान संतों ने वैष्णव और शिव भक्ति को लोकप्रिय बनाया। यानी देखिए अब दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन था वो बढ़ने लगा। अलवार और नैनान जो भक्ति आंदोलन थे, यानी अलवार और नैनान जो थे, जो एक तो वैष्णव और एक शिव को मानने वाले थे, उनके ये जो आंदोलन था ये बढ़ने लगा था। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा अलवार और नैनान के बारे में। ठीक है, शिव और विष्णु को समर्पित भजन नालिरिया देवीय प्रबंधन में संग्रहित हो गए। यानी शिव और जो विष्णु हैं उनके प्रति जो भजन थे वो पढ़ने लगे थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा वैदिक दर्शन का पुनरुत्थान। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे शंकराचार्य 8वीं 9वीं सदी में शंकराचार्य ने वेदांत दर्शनों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने बौद्ध जैन और भक्ति संप्रदायों की चुनौतियों को सामना किया। यानी देखिए अब जो 8वीं और 9वीं शताब्दी थी उसमें जो शंकराचार्य हैं उन्होंने जो वेद थे उन्हें पुनर्जीवित करने और जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, इनकी जो भक्ति परंपराएं हैं इन्हें चुनौती देने और इन्हें संकलित करने का कार्य किया था और वैदिक दर्शनों को वो संगम बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मंदिर और धार्मिक केंद्र। यानी किस तरह से मंदिर और धार्मिक केंद्र थे, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे मंदिरों का विकास। किस तरह से गुप्तोत्तर काल में मंदिर सामाजिक धार्मिक जीवन के केंद्र बन गए। पल्लव काल में पत्थर काटकर मंदिर बनाए गए, जिसे महाबलीपुरम का इंकेश्वर मंदिर। ठीक है, इस काल में क्या हो रहा था कि जो सामाजिक धार्मिक जीवन था वो केंद्र बन गया था, धार्मिक मंदिर केंद्र बन गए थे और मंदिरों को बनाने के लिए जो पहाड़ थे, पत्थर थे, उन्हें काटकर बनाया गया था। जैसे कि आप इस मंदिर का उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे देवदासियां। मंदिरों में देवदासियां देवों की सेवा करने वाली महिलाओं को नियुक्त किया जाने लगा, जिसमें से कुछ ने भक्ति काव्य की रचना की। यानी देखिए इस काल में जो देवदासियां थी वो भी नियुक्त होने लगी। यानी कुछ महिलाएं ऐसी थी वो सिर्फ अपनी पूरा जीवन देवों के प्रति समर्पण कर देती थी, मंदिरों में ही रहती थी और वहां पर उन्होंने भक्ति जो काव्य है उसकी संरचना की। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे कला और संरक्षण। यानी किस तरह से कला और संरक्षण मिला। इसमें आप लिखेंगे गुप्त काल को भारतीय कला और स्थापत्य के विकास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान मंदिर निर्माण, मूर्तिकला और चित्रकला में उत्कृष्टता देखी गई। यह हम गुप्त काल की कला और संरक्षण की विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। यानी देखिए जो गुप्त काल है उसे स्वर्ण युग माना जाता है। किस तरह से या क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ मंदिरों का निर्माण हुआ, मूर्ति की कला हुई और चित्रकला, ऐसी बहुत सारी चीजें उत्कृष्ट रूप से देखी गई। अब किस तरह से देखिए, पहले हम देखेंगे मंदिर स्थापत्य। इसमें आप लिखेंगे प्रारंभिक मंदिर। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य के बहुत कम उदाहरण बचे हैं। इस काल में मंदिरों की स्थापत्य कला भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में थी। आरंभिक मंदिरों में एक ही कक्ष गर्भगृह होता था जिसे देवों की प्रतिमा रखी जाती थी। यानी देखिए जो प्रारंभिक मंदिर बने थे, यानी शुरुआत में जो मंदिर बनते थे उनमें सिर्फ एक ही कक्ष होता था, यानी गर्भगृह, जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी। आपने मंदिर देखा होगा, मंदिर के अंदर एक और छोटा सा मंदिर होता है जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, जहाँ पर मेनली मूर्ति होती है। तो वो जो मूर्ति रखने वाली जगह होती है उसे ही गर्भगृह बोलते हैं और प्रारंभ में ये सिर्फ एक ही होती थी। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे सांची, ऐहोल, तिंगवा,
भुमरा, नचरा, कुटारा, लंडखान और देवगढ़ ऐसे ऐसे मंदिर मिलते हैं। यानी यहाँ पर ऐसे मंदिर हम देख सकते हैं। इन मंदिरों के पौराणिक देवताओं जैसे विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा और बरहा की पूजा की जाती थी और इन मंदिरों में इन सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह मंदिर विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है और गुप्त काल की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी इस मंदिर के अंतर्गत जो वो विष्णु जी हैं उनके 10 के 10 जो अवतार हैं उनको दिखाया गया है और ये गुप्त काल में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शैलकृत गुफाएं और मंदिर। इस किस तरह से इसमें आप लिखेंगे अजंता और एलोरा। अजंता और एलोरा में शिलकृत गुफाएं स्थापत्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इन गुफाओं में बौद्ध, वैष्णव और शिव मंदिर बनाए गए हैं। यानी देखिए यहाँ पर हम इसके उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देख सकते हैं और यहाँ पर बौद्ध हो गए और वैष्णव हो गए और शिव मंदिर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेरणा। इन गुफाओं में प्रेरित होकर एलोरा, एलिफेंटा और औरंगाबाद में शिल्पकृत मंदिरों का निर्माण हुआ और इन्हीं से प्रेरित होकर ये सारे मंदिर बनाए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे उड़ीसा में बौद्ध स्तंभ। किस तरह से उड़ीसा के ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी में शासकों और सौदागरों ने संरक्षण में बौद्ध स्तंभ बनाया। यानी इन सभी के संरक्षण में ये उड़ीसा में एक बौद्ध स्तंभ बना। ठीक है, अब हम देखेंगे मूर्तिकला। मूर्तिकला में आप लिखेंगे बौद्ध मूर्तिकला। सारनाथ, मथुरा, कुशीनगर और बोध गया में बौद्ध मूर्तियां मिलती हैं। इन मूर्तियों में तीव्र तीव्र सौंदर्य परक देवशीलता देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैष्णव और शिव मूर्तियां। वैष्णव और शिव देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई। विष्णु के विभिन्न अवतारों और शिव लिंग रूप की मूर्ति बनाई गई। यानी देखिए विष्णु के बहुत सारे अवतार और शिव के लिंग की मूर्ति बनाई गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पक्की मिट्टी की मूर्तियां। यानी जो हमारी पक्की मिट्टी की मूर्तियां होती थी वो कौन कौन सी थी। यह मूर्तियां लोकप्रिय और जन सामान्य के लिए सुलभ थी। पत्थरों की मूर्तियां संपन्न वर्ग के संरक्षण में बनाई जाती थी। यानी देखिए ये जो मूर्तियां थी संपन्न वर्ग के संरक्षण में बनाई जाती थी और ये सभी को प्राप्त हो जाती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सुल्तानगंज की वृद्ध प्रतिमा। किस तरह सुल्तानगंज में पाई गई बुद्ध की कांस्य प्रतिमा गुप्त काल की मूर्तिकला की एक दुर्लभ उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। चित्रकला में अगर हम बात करें तो चित्रकला में आप लिखेंगे अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में मूर्तियों और विभिन्न चित्रों से सजावट की गई है। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन, चरित्र और जातक कथाओं का चित्रण मिलता है या चित्रण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे साहित्यिक उल्लेख। इन चित्रों में साहित्यिक उल्लेखों की बहुलता है जो उस समय की साहित्य और संस्कृति को दर्शाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे स्मारकीय शैली। स्मारकीय शैली क्या होती है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे पत्थर के मंदिर। जो मंदिर शैलीकृत नहीं थे वह पत्थरों के बनाए गए और तेजी से स्मारीकृत शैली के माध्यम बन गए। भीतर गांव में ईंट का बना हुआ मंदिर इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी ये जो है ये एक शैली है जिसमें मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दक्कन में मंदिर। दक्कन में ये बौद्ध ने शैलकृत चेतियों की खुदाई जारी रही। बाद में वैष्णव, शैव और जैनियों ने इसका अनुकरण किया और बौद्ध गुफाओं के निकट मंदिरों की खुदाई की। यानी इसके बौद्ध गुफाओं के जो निकट मंदिर थे उनकी खुदाई की जहाँ पर ये मंदिर मिले थे। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कला का सौंदर्य। किस तरह से इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं सौंदर्य परक संवेदनशीलता। गुप्त काल की कला में एक तीव्र सौंदर्य परक संवेदनशीलता देखी जा सकती है। यह संवेदनशीलता मूर्ति और चित्रों को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है। यानी इनकी जो कला है उसमें हम सौंदर्य जो संवेदनशीलता है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोकप्रिय कला। पक्की मिट्टी की मूर्तियां और विभिन्न चित्र लोकप्रिय कला के उदाहरण जो जन सामान्य के लिए सुलभ है। यानी देखिए ये जो है ये एक तरह से लोकप्रिय बन गए थे और ये जन सामान्य के लिए सुलभ भी थे। यानी बहुत आसानी से लोगों को मिल जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे साहित्य का महत्व और प्रमुख ग्रंथ। कौन कौन से साहित्य के महत्व और प्रमुख ग्रंथों में आते हैं। तो पहले हम देखेंगे पुराणों का महत्व। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, हरिवंश पुराण। यह पुराण हमें धार्मिक जानकारी के साथ साथ राजकीय वंशावलियों और ऐतिहासिक परंपराओं के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दक्षिण भारत के संत वैष्णव, अलवार और नैनान शैव
देव संतों ने भक्ति भजनों की संरचना की जो धार्मिक गतिविधियों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी देखिए अलवार और नैनान जो है इन्होंने बहुत सारे भक्ति जो भजन है उनका भी निर्माण किया। अब हम देखेंगे महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत आप लिख सकते हैं रामायण और महाभारत। ये दो महाकाव्य सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यानी हम धार्मिक और इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में महाभारत और रामायण को लिख सकते हैं जो कि एक महाकाव्य के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे साहित्यिक सिद्धांत और संरचना किस तरह से। इसमें आप लिख सकते हैं नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखित यह ग्रंथ नृत्य, नाटक और काव्य पर आधारित है। यानी जो नाट्य शास्त्र है वो नृत्य, नाटक और काव्य पर आधारित है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रस सिद्धांत। साहित्यिक समीक्षा का एक विशिष्ट रूप से रचनात्मक साहित्य उभरा। यानी हम इसे रचनात्मक साहित्य में उभरते हुए देख सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यानी कौन कौन से प्रमुख कवि थे और कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो पहले हम देखेंगे कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि जिनकी कृति जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम और मेघदूत संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारवी कृतिया जूनियम की रचिता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे माघ जो है वो शिशुपाल्यवध की रचिता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भट्टी काव्य एक महत्वपूर्ण साहित्य कृति है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भवमुति मलवी माध्यम की रचिता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शूद्रक मुचकटिकम के शहरी जीवन का वर्णन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विशाखादत्त मुद्रा राक्ष और देवगुप्त के रचयिता हैं। यानी जो विशाखादत्त हैं उन्होंने मुद्रा राक्ष और देव चरित्र गुप्तम लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम अन्य महत्वपूर्ण जो कृति हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला आप लिखेंगे पंचतंत्र, सामाजिक संदेशों वाली कहानी है। यानी पंचतंत्रों में सामाजिक जो संदेश है उनकी कहानी मिलती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सुभद्दु वसवंता के रचयिता जो अपनी साहित्य गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बाणभट्ट हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाषा और संस्कृति। भाषा और संस्कृति की बात करें तो संस्कृति राज दरबार की भाषा जिसे गुप्त काल में प्राधान्यता मिली। यानी जो संस्कृति थी उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त था गुप्त काल में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्षेत्रीय भाषाएं। दिल्ली सल्तनत और मुगलों के समय में फारसी राज दरबार की भाषा बनी, लेकिन स्थानीय भाषा का चलन जारी रहा। यानी जो स्थानीय भाषा होती है, जो अपने अपने क्षेत्रों की भाषा होती है, वो भी जारी रही थी। और दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो फारसी भाषा थी वो राजभाषा बन गई थी। प्राकृतिक के अंतर्गत जैन व्यापारियों द्वारा संरक्षित जिसमें पोमाचर्यम जैसी संरचना शामिल है। यानी इसके अंतर्गत ये सारी संरचनाएं लिखी गई हैं। एंड यहाँ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप इन सभी नोट्सों की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वहाँ से आप फ्री में अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सारे नोट्स को खुद सेल्फ रीड आउट कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। अदरवाइज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।